Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। तो हम एनालॉग की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे और एनालॉग की सीरीज में हमने डायोड कंप्लीट कर लिया है और बीजेटी स्टार्ट कर लिया था। बीजेटी में हमने सबसे पहले कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन देखा था। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी। उसमें अर्ली इफेक्ट का क्या इफेक्ट होगा, अर्ली इफेक्ट का उसमें क्या क्या अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा, और हमने देख लिया था अर्ली इफेक्ट भी क्या है कि बीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा। तो आज हम पढ़ेंगे कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। इसके पहले हमने जो पिछला लेक्चर देखा था, पिछले लेक्चर में मैंने कुछ डीसी एनालिसिस करवाया था। उसमें मैंने बताया था कि वोल्टेज की पोलैरिटी कैसे लेनी है, करंट की डायरेक्शन कैसे लेनी है, आपको केवीएल कैसे लगानी है। तो आपको वो सारी इक्वेशन पता होनी चाहिए, आपको पोलैरिटी अच्छे से पता होनी चाहिए, करंट की डायरेक्शन अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपको वो सब पता नहीं है तो डीसी एनालिसिस नहीं कर पाओगे। आई होप वो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अपना टेलीग्राम चैनल भी बन चुका है। मैं आज उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे हम लोग जो भी अपने पीडीएफ होंगे, जो भी अपने नोट्स होंगे, बुक्स होंगे, वहां पे मैं शेयर करूंगा। तो आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है उस टेलीग्राम चैनल से। तो प्लीज ज्वाइन टू दैट चैनल। में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसकी लिंक, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में आप फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लो। फेसबुक पेज को लाइक करो, वहां से आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको आने वाला लेक्चर आपको पता लग जाए कि आगे आने वाला कौन सा लेक्चर आ रहा है। तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। तो फिर पढ़ते हैं कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आपका इनपुट क्या होगा, इनपुट टर्मिनल होगा बेस और आउटपुट टर्मिनल होगा कलेक्टर। इसका मतलब जो इमीटर होगा वो कॉमन होगा, इनपुट साइड में और आउटपुट साइड में, दोनों साइड में कॉमन होगा। तो मैंने यहाँ पे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है जिसको मैंने कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ा हुआ है। आप देख पा रहे हैं जो इमीटर है वो इनपुट और आउटपुट में दोनों में कॉमन है। ये जो इमीटर है वो इनपुट साइड में भी है और आउटपुट साइड में भी है। तो इमीटर कॉमन है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अब इनपुट क्या होगा, बेस टू इमीटर वोल्टेज, दैट मींस बीबीई, ये वाला वोल्टेज। और आउटपुट क्या होगा, बीसीई, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। अब जो बीसीई है वो किसी एक जंक्शन का वोल्टेज नहीं है। हम कैसे देखते हैं, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन, इनकी बाइसिंग देखते हैं हम जेई और जेसी की। अगर दोनों फॉरवर्ड बायस में है तो कैसा होता है वो सैचुरेशन रीजन में। अगर जेई फॉरवर्ड में है, जेसी रिवर्स में है तो कैसा होता है वो एक्टिव रीजन में या फिर फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में। और अगर दोनों आपके रिवर्स बायस में होते हैं तो कैसा होता है वो कट ऑफ रीजन में। तो ये चीजें हम देख चुके थे। बट बीसीई अगर आप देखो तो बीसीई कोई एक पर्टिकुलर जंक्शन का वोल्टेज नहीं है। हमने लास्ट लेक्चर में एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसको हमने क्या लिखा था, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बीसीवी इक्वल टू क्या होता है, बीसीई और माइनस का बीबीई। बीसीबी क्या होता है, बीसीबी होता है कलेक्टर जंक्शन का वोल्टेज। बीबीई क्या होता है, ये होता है इमीटर जंक्शन का वोल्टेज। तो अगर मैं यहाँ से बीसीई लिखूं तो क्या लिखूंगा, बीसीई इक्वल टू बीसीबी प्लस का बीबीई। इस इक्वेशन को याद रखना है। अभी इस इक्वेशन का बहुत काम आने वाला है, ये इक्वेशन बहुत काम आएगी आपको। इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए ये वाली इक्वेशन बहुत काम आएगी, बीसीई इक्वल टू बीसीबी प्लस बीबीई, ध्यान रखना। तो अब हमें बनाना है इसकी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच बनती है, इनपुट करंट क्या हो जाएगी, आई, और आउटपुट करंट क्या हो जाएगी, आईसी। यहाँ पे चारों चीजें आ गई, V1 V2 I1 I2। V1 की वैल्यू है, V1 क्या है, बीबीई है, I1 क्या है, आईई है, V2 क्या है, बीसीई है, और I2 क्या है, आईसी है। तो अब मुझे बनाना है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। किस किस के बीच बनती है, हमें इतना पता है कि I1 वर्सेस V1 व्हेन B2 इज केप्ट कांस्टेंट। ये चीज मैं पहले बता चुका हूं, आप पिछला लेक्चर देखना, वहां पे मैंने बताया हुआ है। इसका मतलब किस किस के बीच बनेगी, बीबीई वर्सेस आईवी व्हेन बीसीई इज केप्ट कांस्टेंट, व्हेन बीसीई
इज केप्ट कांस्टेंट, इज केप्ट कांस्टेंट। अब देखते हैं बीबीई क्या है, आईबी क्या है। तो बीबीई क्या है, बीबीई इज नथिंग बट दिस इज द फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ इमीटर जंक्शन, जेई। जेई का फॉरवर्ड वोल्टेज है। अगर आप बीबीई देखो तो बीबीई है क्या, माइनस का बीईबी होता है। हमने कॉमन बेस में क्या पढ़ा था, कॉमन बेस में पढ़ा था हमने बीईबी। अब हमें क्या पढ़ना है, बीबीई। तो बीबीई नथिंग बट माइनस बीईबी। जो चीज वहां पे निगेटिव थी वो चीज यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, और जो चीज वहां पे पॉजिटिव थी वो चीज यहाँ पे निगेटिव हो जाएगी। तो अगर मैं बीबीई की वैल्यू बोलूं तो बीबीई की वैल्यू निगेटिव किसके लिए होगी, पॉजिटिव किसके लिए होगी। देख लेते हैं। अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर लेते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर में अगर मुझे इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है तो बेस का वोल्टेज इमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब बीबी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव फॉर एनपीएन एंड निगेटिव फॉर पीएनपी, नेगेटिव फॉर पीएनपी। इतनी आपको चीज क्लियर होनी चाहिए कि पॉजिटिव फॉर एनपीएन एंड नेगेटिव फॉर पीएनपी। अब आईवी क्या है, आईवी क्या होती है। सबसे पहले लेक्चर में मैंने बताया था आईवी इज द रिकॉम्बिनेशन करंट। जितना रिकॉम्बिनेशन बेस में अकर हो रहा है उसी की वजह से जो करंट फ्लो होती है वही क्या होती है, आईवी। तो रिकॉम्बिनेशन हो किसकी वजह से रहा है, जो कैरियर इमीटर से बेस में पहुंच रहे हैं उसी की वजह से तो वहां पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। अगर मान लो एक भी कैरियर इमीटर से बेस में ना पहुंचे तो क्या वहां पे रिकॉम्बिनेशन होगा, नहीं होगा। इसका मतलब कि जो कैरियर इमीटर से बेस में पहुंच रहे हैं उसी की वजह से ही तो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो रिकॉम्बिनेशन करंट किस पर डिपेंड करेगी कि कितने कैरियर इमीटर से बेस में जा रहे हैं। अगर जीरो कैरियर जाएंगे तो वहां पे कोई भी रिकॉम्बिनेशन करंट नहीं होगी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे हो जाएगी, जस्ट एक डायोड की कैरेक्टरिस्टिक की तरह कि कट इन वोल्टेज से पहले कोई भी कैरियर नहीं पहुंच रहे हैं, जब कट इन वोल्टेज से ज्यादा हुआ तो वहां पे रिकॉम्बिनेशन होगा और एक करंट फ्लो होगी। तो उसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसी हो जाएगी, कॉमन इमीटर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक वैसी हो जाएगी जैसे एक डायोड की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट से पहले कोई भी करंट नहीं, उसके बाद करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी। तो देख लेते हैं, बनाता हूं मैं सबसे पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, देखते हैं कि वो कैसी होगी। देखते हैं, ये है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। किस किस के बीच बनी, कि बीबीई वर्सेस आईवी के बीच में। और यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ बीसीई लिया है कि बीसीई की वैल्यू बीसीई 1, बीसीई 2, बीसीई 3, मैंने 3 प्लॉट बनाए हैं। मैं यहाँ पे 2 सीक्वेंस लिखता हूँ, एक सीक्वेंस लिखता हूँ BCE1 ग्रेटर देन BCE2 ग्रेटर देन BCE3, और एक लिखता हूं मैं BCE1 लेस देन BCE2 और लेस देन BCE3। इनमें से कोई एक ही सही होगा, दोनों सही हो नहीं सकते। एक ही सेकेंड सही होगा कि अगर मैं BC की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा, घटाऊंगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा। देख लेते हैं जरा इसके लिए। तो मैं क्या करता हूं, एक कांस्टेंट बीबीई की बात करता हूं। अगर मैं एक कांस्टेंट बीबी की बात करूं, देखते हैं जरा, इस कांस्टेंट बीबी की बात करता हूं जो मैं रेड पेन से बना रहा हूं, ये कांस्टेंट बीबीई की बात करता हूं। इस कांस्टेंट बीबीई के लिए, इसके लिए जो प्लॉट 1 है ब्लैक वाला, इसके लिए IV1 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इसके लिए IV2 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और इसके लिए IV3 लिख देता हूं यहाँ पे। मुझे इतना साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं एक कांस्टेंट बीबी की बात कर रहा हूं तो अपने जो आईवी की सीक्वेंस है, आईवी के सीक्वेंस क्या होगा कि IV1 ग्रेटर देन IV2 और ग्रेटर देन IV3। हमें इतनी चीज पता लग गई है। अब देखेंगे होगा क्या। अपने पास इक्वेशन क्या थी, अपने पास इक्वेशन ऐसी थी कुछ कि BCB इक्वल टू BCE और माइनस का BBE। ये थी अपने पास इक्वेशन, BCB इक्वल टू BCE माइनस का BBE। ये हमने इक्वेशन देख ली थी पहले। अब देखो, हमने बीबीई को तो कांस्टेंट कर दिया, ये जो है बीबीई ये तो कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट है। तो अगर मैं बीसीई की वैल्यू बढ़ाऊंगा, अगर मैं बीसीई की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो बीसीबी की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि बीबीई कैसा है, कांस्टेंट है। अगर बीसीई बढ़ाया तो बीसीबी बढ़ा। देखेंगे जरा यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, बीसीबी बढ़ा। और जब बीसीबी बढ़ता है तो वहां पे एक इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं अर्ली इफेक्ट। जिससे होता क्या है, बेस की जो इफेक्टिव बेस विड्थ है वो कम होती जाती है। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा इफेक्टिव बेस विड्थ, इफेक्टिव बेस विड्थ इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी।
और जब इफेक्टिव बेस रेट कम होती है तो वहां पे रिकॉम्बिनेशन भी क्या होते हैं, कम होते हैं। हमने यही तो देखा था कि रिकॉम्बिनेशन भी क्या होंगे, कम होंगे। और अगर रिकॉम्बिनेशन कम होंगे तो इतना श्योर है कि रिकॉम्बिनेशन करंट आईवी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब जिसके लिए बीसीई ज्यादा है उसके लिए आईवी की वैल्यू कम होगी, और जिसके लिए बीसीई कम है उसके लिए आईवी की वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब अपने पास सीक्वेंस क्या है, IV1 ग्रेटर देन IV2 ग्रेटर देन IV3। तो बीसीई का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, जिसके लिए करंट ज्यादा है उसके लिए बीसीई कम होगा, BCE1 लेस देन BCE2 और लेस देन BCE3। ये अपने पास सीक्वेंस आ गया। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं थ्योरेटिकली। इसका मतलब कौन सा सीक्वेंस सही हो जाएगा, सेकंड वाला सीक्वेंस सही हो जाएगा कि BCE1 लेस देन BCE2 और लेस देन BCE3। इसका मतलब अगर आप BCE की वैल्यू बढ़ाओगे तो आपका प्लॉट किस डायरेक्शन में जाएगा, आपका प्लॉट राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होता जाएगा। जिस डायरेक्शन में आपका ग्रीन पेन जा रहा है उस डायरेक्शन में आपका शिफ्ट होता जाएगा। तो अपने पास सीक्वेंस आ गया BCE1 लेस देन BCE2 लेस देन BCE3। वहां पे उल्टा हो रहा था, वहां पे क्या था कि जिसमें हमने BCB BEB और IB के बीच में प्लॉट किया था तो हमने किसको कांस्टेंट माना था, BCB को। आप कॉमन बेस कन्फिगरेशन एक बार देख लेना, वहां से आपको क्लियर हो जाएंगी ये चीजें जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगला पॉइंट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में कि अगर मैं एक कांस्टेंट BBE की बात करूं, अगर मान लो मैं इस कांस्टेंट BB की बात करता हूं इसके लिए, तो इसके लिए देखो एक कांस्टेंट IB की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये वाला हो गया BBE1, ये हो गया BBE2 और ये हो गया BBE3। अब मैं बात कर रहा हूँ एक कांस्टेंट आईवी की। अगर मैं कांस्टेंट आईवी की बात करूं, ये देखो मैंने कांस्टेंट आईवी की बात करी, तो इस प्लॉट के लिए BBE1, इस प्लॉट के लिए BBE2, इस प्लॉट के लिए BBE3। अब मुझे रिलेशन निकालना है BCE और BBE में। तो अपने पास कुछ ऐसा सीक्वेंस आया, अगर आप देखो तो BBE1 लेस देन BBE2 और लेस देन BBE3। ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो यहां से आपको साफ साफ क्लियर हो रहा है कि जहां पे BBE की वैल्यू ज्यादा है वहां पे BCE की वैल्यू भी ज्यादा है, और जहां पे BBE की वैल्यू कम है वहां पे BCE की वैल्यू भी कम है। ये चीज आप देख पा रहे हो साफ साफ कि जो वैल्यू जहां ज्यादा है उसके लिए दोनों एक दूसरे कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ BCE और BBE कैसे हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अगर आपको एक वैल्यू बढ़ाओगे तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी फॉर कांस्टेंट आईवी। यहाँ पे लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन किसके लिए, फॉर कांस्टेंट आईवी। तो ये हुई आपकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको क्या क्या याद रखना है कि इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसे होगी, एक डायोड कैरेक्टरिस्टिक की तरह। दूसरी चीज, अगर मैं एक कांस्टेंट BBE की बात करूं तो आपका BCE का सीक्वेंस क्या होगा, अगर मैं कांस्टेंट IB की बात करूं तो BB का सीक्वेंस क्या होगा, BCE और BBE में आपका क्या रिलेशन होगा। ये चीज आपको छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब देखते हैं इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस के बीच बनेगी, सबसे पहले तो हमें यही पता होनी चाहिए किस किस के बीच बनती है। I2 वर्सेस V2 व्हेन I1 इज केप्ट कांस्टेंट, I1 इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब किस किस के बीच बनेगी, IC वर्सेस BCE व्हेन IV इज केप्ट कांस्टेंट, IV इज केप्ट कांस्टेंट। सुनेंगे अब ये चीज कि वहां पे मैंने जो करेक्टरिस्टिक बनाई थी कॉमन बेस में, वहां BCB इक्वल टू 0 के राइट एंड लेफ्ट साइड बनाई थी कि अगर BCB ग्रेटर देन 0 था तो वो रिवर्स बायस में था, अगर BCB लेस देन 0 था तो वो फॉरवर्ड बायस में था। आप देख लेना कॉमन बेस करेक्टरिस्टिक। बट यहाँ पे हमें बनाना है BCE। तो अगर मैं बोलूं BCE इक्वल टू क्या होता है, तो BCE इक्वल टू था, अभी मैं आपको बता चुका हूं, BCB और प्लस का BBE। अब देखेंगे, मैं यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूँ, मैं छोटा सा बना देता हूँ यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर, इससे आपको प्लस माइनस का कंफर्म हो जाएगा। दिस इज एनपीएन, ये है आपकी बीबीई, ये है बीबीई, और यहाँ पे बनाना है आपको बीसीबी।
तो देखो अगर इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में करना है तो बीबीई कैसा होना चाहिए, बीबीई पॉजिटिव होना चाहिए, बीबीई इक्वल टू पॉजिटिव फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर, अगर मुझे इसको फॉरवर्ड बायस में करना है, ध्यान से सुनना। और बीसीबी कैसा होगा, बीसीबी मैं यहाँ पे दोनों चीजें लिख देता हूँ, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए भी पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। तो अगर पॉजिटिव होगा तो इमीटर जंक्शन कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस में, और अगर नेगेटिव होगा तो इमीटर जंक्शन कैसा होगा, रिवर्स बायस में। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सिमिलरली अगर मैं बीसीबी की बात करूं तो देख लो जरा, बीसीबी, बीसी मतलब कलेक्टर और बेस के बीच का वोल्टेज। अगर ये निगेटिव है, निगेटिव का मतलब हो जाएगा कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस में है, और अगर ये पॉजिटिव होगा इसका मतलब हो जाएगा कलेक्टर जंक्शन कैसा है, रिवर्स बायस में है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, दोनों चीजें, कि बीबीई और बीसीबी दोनों पॉजिटिव कब होंगे और नेगेटिव कब होंगे, क्योंकि हमें अब इफेक्ट देखना है बीसीई का। तो अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, सैचुरेशन रीजन में हमने बताया कि इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, बट इमीटर जंक्शन का फॉरवर्ड बायस कलेक्टर जंक्शन के फॉरवर्ड बायस से ज्यादा होने चाहिए। तो सैचुरेशन रीजन में भी दो रीजन होते हैं बेसिकली, एक होता है फॉरवर्ड सैचुरेशन रीजन और एक होता है रिवर्स सैचुरेशन रीजन। है दोनों सैचुरेशन रीजन ही, बट एक होगा फॉरवर्ड सैचुरेशन रीजन, इसका मतलब जो आपकी डायरेक्शन होगी वो इमीटर से लेकर कलेक्टर के बीच होगी, और एक होगा रिवर्स सैचुरेशन रीजन, इसका मतलब उसमें जो करंट की डायरेक्शन वो कैसे हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अगर आपके फॉरवर्ड में करंट की डायरेक्शन इमीटर टू कलेक्टर है तो रिवर्स में कैसे हो जाएगी, कलेक्टर टू इमीटर। है दोनों सैचुरेशन रीजन ही, हम दोनों को सैचुरेशन रीजन ही बोलेंगे। बट एक क्वेश्चन आ चुका है गेट में ऐसा कि अगर दोनों फॉरवर्ड बायस में है बट कलेक्टर जंक्शन का फॉरवर्ड बायस इमीटर जंक्शन के फॉरवर्ड बायस से अगर ज्यादा है तो वो कौन सा रीजन होगा, होगा तो सैचुरेशन रीजन ही, बट रिवर्स सैचुरेशन रीजन होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, बीबी और बीसीबी पॉजिटिव कब होंगे और नेगेटिव कब होंगे, पॉजिटिव का मतलब क्या है और नेगेटिव का मतलब क्या है। तो अगर मैं बोलूं दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है और बीसीबी की वैल्यू बीबी से ज्यादा है, तो मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेता हूं कि अगर मैं बोलता हूं कि बीबीई की वैल्यू 0.7 वोल्ट है, प्लस में लिया क्योंकि प्लस का मतलब क्या है, फॉरवर्ड बायस है, और बीसीबी कैसा होगा, बीसीबी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 0.5 वोल्ट। मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे, अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कितना आएगा, 0.5 वोल्ट, जो कि बीबीई से कम होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप बीसीबी निकालोगे, बीसीई निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस का 0.5 प्लस 0.7 डेट मीन 0.2 वोल्ट। या आपका प्रैक्टिकल होता है ऐसा कि 0.2 वोल्ट बीसीई की वैल्यू होगी जब सैचुरेशन में होगा। बट अगर मैं एक आइडियल की बात करूं तो दोनों वोल्टेज बराबर भी तो हो सकते हैं। अगर दोनों वोल्टेज बराबर होंगे तो बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब जो अपना प्लॉट वहां पे बीसीबी इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा था, अभी बीसीबी इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं होगा, अब वो वोल्टेज स्टार्ट होगा बीसीई इक्वल टू 0.2 वोल्ट, या फिर इसी को हम बोल देंगे बीसीई सेट, इसी को हम बोल देंगे बीसीई सेट, कि बीसीई सेट इक्वल टू कितना होगा, 0.2 वोल्ट प्रैक्टिकली। बट अगर मैं आइडियली बात करूं तो दोनों आपके बराबर भी हो सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ना दिया जाए तो बीसीई सेट की वैल्यू वहां पे 0 भी हो सकती है, 0 होगी, आपकी आइडियल केस में 0 होगी, तो उस समय आपके दोनों वोल्टेज बराबर हो सकते हैं। तो अपना प्लॉट अब कहां से स्टार्ट होगा, 0.2 वोल्ट से। तो अब मैं यहाँ पे एक प्लॉट बनाता हूं, देखते हैं जरा आउटपुट का स्टेज कैसे ड्रॉ होगी। देखेंगे ये कुछ आपकी कैरेक्टरिस्टिक बनेंगी आउटपुट कैसे बीसीई और आईसी के बीच। यहाँ पे एक वोल्टेज होगा जिसको हमने बोल दिया बीसीई सेट, इसका मतलब बीसीई सेट के पहले वाला जो रीजन होगा वो सैचुरेशन रीजन होगा, और बीसीई सेट के बाद वाला जो रीजन होगा वो एक्टिव रीजन होगा। अब यहाँ पे हम तीनों रीजन की बात कर लेते हैं, कट ऑफ रीजन क्या है, सैचुरेशन रीजन क्या है और एक्टिव रीजन क्या है, जैसे हमने कॉमन बेस में बात की थी। तो जो मैंने यहाँ पे ग्रीन पेन से ये आपको सेट किया है, ये कहलाएगा आपका कट ऑफ रीजन, जहां पे IV इक्वल टू 0 है। IV इक्वल टू 0 वाला जो प्लॉट है वो कहलाएगा आपका कट ऑफ रीजन। जो ये वाला जो मैंने ग्रे पेन से बनाया है ये कहलाएगा आपका सैचुरेशन रीजन, दिस इज सैचुरेशन रीजन। बाकी का ये वाला जो रीजन है वो क्या कहलाएगा, ये वाला जो रीजन है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्टिव रीजन। हम अभी तीनों रीजन की बात कर लेते हैं
कि कट ऑफ रीजन में क्या होगा, सैचुरेशन रीजन में क्या होगा, एक्टिव रीजन में क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं, ये आप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर लो, मैं अभी बार बार इसी कैरेक्टरिस्टिक पे आऊंगा, यहाँ से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कट ऑफ रीजन की। तो कट ऑफ रीजन क्या होगा, कट ऑफ रीजन कौन सा होगा, जब आई वी इक्वल टू जीरो है, आई वी इक्वल टू जीरो है एंड बीसीई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन बीसीई सेट है, ग्रेटर देन बीसीई सेट है। जब बीसी सेट से ऊपर होगा तो आई वी इक्वल टू जीरो है और एंड बीसी ग्रेटर देन बीसी सेट है। अगर बीसी ग्रेटर देन बीसी सेट होगा तो भी कैसा होगा, आपका कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में होगा। अब सुनेंगे, जब आई वी इक्वल टू जीरो है तो अपने पास आईसी इक्वल टू क्या होता है, आईसी इक्वल टू होता है बीटा इंटू आई वी प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आईसीओ। जब आई वी इक्वल टू जीरो होगा, जब आई वी की वैल्यू जीरो होगी तो देखेंगे आईसी की वैल्यू क्या आ रही है, आईसी इक्वल टू आएगी आईसीईयू के बराबर, जो कि होती है 1 प्लस बीटा इंटू आईसीओ। और अगर मैं इसकी वैल्यू बोलूं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, हंड्रेड्स ऑफ नैनो एम्पियर फॉर जर्मेनियम एंड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो एम्पियर फॉर सिलिकॉन। तो हंड्रेड्स ऑफ नैनो एम्पियर को तो हम निगलेक्ट कर सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ नैनो एम्पियर ज्यादा कितना होगा, माइक्रो एम्पियर। तो जो आपकी जो आईसी की एक्सिस है वो है मिली एम्पियर में, और जो जर्मेनियम में करंट आएगी वो सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे होगा माइक्रो एम्पियर, यहाँ पे होगा नैनो एम्पियर। दिस इज माइक्रो एम्पियर एंड दिस इज नैनो एम्पियर। अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, हंड्रेड्स ऑफ नैनो एम्पियर, मतलब लगभग माइक्रो एम्पियर में आएगी। तो अपनी जो आईसी है वो किसमें, मिली एम्पियर में है, और जो करंट आएगी वो माइक्रो एम्पियर। इसका मतलब सिलिकॉन में तो हम निगलेक्ट कर सकते हैं आईसीईओ को। बट अगर मैं बात करूं जर्मेनियम में, तो जर्मेनियम में करंट क्या आ जाएगी, ये तो मिली एम्पियर में आ जाएगी, और अपनी आईसी की एक्सिस क्या है, मिली एम्पियर में है। इसका मतलब वहां पे हम आईसीईओ को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जर्मेनियम ट्रांजिस्टर में जो आईसीईओ की वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा होगी, उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कंपेरिजन टू आईसी, क्योंकि आईसी भी मिली एम्पियर में है और आईसीईओ भी किस में आ जाएगी, मिली एम्पियर में। इसका मतलब जर्मेनियम ट्रांजिस्टर फुली ऑफ नहीं होगा जब आई वी इक्वल टू जीरो है। जब हमने बीबीई इक्वल टू जीरो किया है तब जर्मेनियम ट्रांजिस्टर फुली ऑफ नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमने कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में कर दिया, वो ठीक है। अभी हमने इमीटर जंक्शन को कैसा रखा था, जीरो, बीबीई इक्वल टू जीरो रखा था, तब आपका फुली ऑफ नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें फुली ऑफ करना है तो बीबीई को स्लाइटली नेगेटिव करना पड़ेगा। इस स्लाइटली नेगेटिव से क्या होगा, जो आपकी आईसीईओ है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगी। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि या तो बीबीई इक्वल टू जीरो हो और नेगेटिव हो, तो इमीटर जंक्शन कैसा हो जाएगा, इमीटर जंक्शन हो जाएगा इज इन रिवर्स बायस। क्योंकि जीरो केस में भी क्या होता है, अगर कोई जंक्शन का वोल्टेज जीरो है इसका मतलब ऑफ है, ऑफ का मतलब भी क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। और अगर बीसीई की वैल्यू ग्रेटर देन बीसीई सेट है, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, कलेक्टर जंक्शन इज इन रिवर्स बायस। अगर दोनों रिवर्स बायस में तो ये कैसा हो जाएगा, कट ऑफ रीजन हो जाएगा। तो कट ऑफ रीजन में सारी की सारी करंट क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो सिलिकॉन के केस में तो बीबीई इक्वल टू जीरो रखोगे तब भी आपका कट ऑफ हो जाएगा, फुली ऑफ हो जाएगा। बट आपको जर्मेनियम के केस में बीबी की वैल्यू निगेटिव रखनी पड़ेगी, तब जाके आपका जर्मेनियम ट्रांजिस्टर फुली ऑफ होगा। फुली ऑफ होने के लिए हमें बीबी की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सैचुरेशन की। अगर सैचुरेशन रीजन की बात करूं तो सैचुरेशन रीजन कौन सा होगा, मैं यहाँ पे रीजन की बात कर लेता हूं। सैचुरेशन रीजन होगा अगर बीसीई की वैल्यू ग्रेटर लेस देन बीसीई सेट है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन रीजन। और यही चीज होगी हमेशा जब हम इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी हम देखेंगे इसका क्या क्या प्रोसीजर होता है, रीजन निकालने का भी एक सिंपल प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे आप सीख जाओगे कि हमें रीजन कैसे निकालना है, उससे क्वेश्चन भी आते हैं। अब मैं अगर एक्टिव रीजन की बात करूं, मैन है अपने लिए एक्टिव रीजन। अगर मैं एक्टिव रीजन की बात करूं तो एक्टिव रीजन में क्या होगा, एक्टिव रीजन कौन सा रीजन होगा, ये वाला रीजन जहां पे आपकी कलेक्टर करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ये आपकी एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं। अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने स्लोप थोड़ा सा आपको बनाया है,
आपकी करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, स्लाइटली इंक्रीज हो रही है। कॉमन बेस में भी इंक्रीज होती थी, बिकॉज ऑफ अर्ली इफेक्ट की वजह से अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से वहां पे आई ई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही थी, आईसी की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही थी, बट अल्फा की वैल्यू बहुत कम इंक्रीज होती है, इसलिए वहां पे मैंने निग्लेक्ट कर दिया था। बट यहाँ पे अगर मैं देखूं आईसी और आईवी के बीच में क्या रिलेशन होता है, आईसी इक्वल टू बीटा इंटू आईवी। अगर बीटा की वैल्यू लार्ज चेंज हो जाएगी, जैसे मैंने वहां पे बताया था अर्ली फैक्ट में कि अगर बीटा की वैल्यू 99 से 124 हो रही थी, इसका मतलब बीटा की वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज आता है। अगर बीटा की वैल्यू में चेंज आएगा तो आईसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। इसका मतलब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट शो करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा स्लोप दे दिया, थोड़ा सा इंक्रीमेंट शो कर दिया। अब मैं अगर इस करेक्टरिस्टिक को पीछे की तरफ ड्रॉ करूं, एक्सटेंड करूं, तो ये कहीं एक जगह जाके मिलती है, हमेशा हमेशा ये लाइन एक जगह जाके मिलेंगी, और इस पॉइंट को हम बोल देंगे माइनस का बी ए कोमा जीरो। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे क्लियर होना चाहिए। वहां पर भी बीए आ रहा था, अर्ली वोल्टेज आ रहा था, बट बहुत ज्यादा आ रहा था, क्योंकि अगर आप लाइन को पीछे की साइड एक्सटेंड करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बहुत ज्यादा, इन्फिनाइट हो सकती है। बट यहाँ पे बीए की वैल्यू कुछ फाइनाइट होगी, होगी ज्यादा बट फाइनाइट होगी। हो सकता है 100 150 वोल्ट भी हो जाए, 80 वोल्ट भी हो जाए, इसके आसपास होगी। तो बीए क्या कहलाएगा, बीए कहलाएगा आपका अर्ली वोल्टेज, बीए कहलाएगा अर्ली वोल्टेज, अर्ली वोल्टेज। अब इस स्लोप किसकी वजह से आ रहा है, स्लोप आ रहा है अर्ली इफेक्ट की वजह से, क्योंकि अर्ली इफेक्ट होने की वजह से जब आप बीसीई बढ़ा रहे हो तो बीसीबी का रिवर्स बायस वोल्टेज भी तो बढ़ा रहे हो। आप साफ साफ देखो कि अगर आप बीसीई बढ़ रहा है, बीसीई बढ़ने का साफ साफ मतलब है कि बीसीबी का रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ रहा है, और अगर रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ेगा तो वहां पे कौन सा इफेक्ट होगा, अर्ली इफेक्ट या फिर बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। उसकी वजह से बीटा की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर बीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आईसी की वैल्यू क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। तो हम बीए को क्या बोलेंगे, अर्ली वोल्टेज। अगर वहां पे अर्ली इफेक्ट नहीं होता तो ये जो करेक्टरिस्टिक मैंने आपको स्लोप वाली बनाई है, थोड़ा सा टिल्ट बनाई है, ये कैसी आती, जस्ट फ्लैट आई थी। जस्ट फ्लैट आने का मतलब है जो बीए की वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती, इनफिनाइट हो जाती। फिर इसका मतलब ये हो गया कि बीए क्या शो करेगा, बीए शो करेगा द स्ट्रेंथ ऑफ अर्ली इफेक्ट। तो कई बार वो क्वेश्चन में ऐसा बोलता है, जब एम्पलीफायर के क्वेश्चन आते हैं तो वो बोल देता है कि नेग्लेक्ट अर्ली इफेक्ट या नेग्लेक्ट बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। उसका मतलब ये हो जाएगा कि बीए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफिनाइट। अगर बीए की वैल्यू इनफिनाइट हो जाएगी तो फिर देखेंगे यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट होगा, उसका स्लोप कितना हो जाएगा, जीरो। उस लाइन का जो करेक्टरिस्टिक आ रही है उसका, उस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, जीरो। तो बीए लार्ज वैल्यू ऑफ बीए इंडिकेट स्मॉलर अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट जितना कम होगा बी ए की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अब मैं अगर इस लाइन के स्लोप की बात करूं, देखेंगे जरा, तो स्लोप के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए कि स्लोप इक्वल टू होता है y इक्वल टू m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो एक पॉइंट तो है अपने पास माइनस बी ए कोमा जीरो। यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट है बीसीई कोमा आईसी। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, अगर मैं स्लोप की बात करूं, स्लोप इक्वल टू ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 का मतलब है IC कॉमा जीरो अपॉन BCE माइनस ऑफ माइनस बी ए, ये हो जाएगा स्लोप। तो मैंने वहां पे बताया था कॉमन बेस में जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है किसी भी करेक्टरिस्टिक का, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, उस आउटपुट करेक्टरिस्टिक के स्लोप का रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन स्लोप। तो यहाँ पे अगर मैं आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट की वैल्यू निकालूंगा कितनी आएगी, बीसीई प्लस बी ए अपॉन आईसी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज कई जगह काम आती है कि आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, बीसीई प्लस बी ए अपॉन आईसी। बट बीए की वैल्यू क्या है, बीए की वैल्यू तो बहुत बहुत ज्यादा है ना बीसीई से। बीसीई कितना होगा, 5 वोल्ट 10 वोल्ट, और बीए की वैल्यू क्या है, बीए की वैल्यू तो 80 वोल्ट 100 वोल्ट 150 वोल्ट। इसका मतलब 10 टाइम से भी ज्यादा है। अगर 10 टाइम से ज्यादा है तो बीए की वैल्यू बीसीई से बहुत ज्यादा है, तो मैं आर नॉट की वैल्यू लिख सकता हूँ सिंपली बी ए अपॉन,
ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आर नॉट की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, बी ए अपॉन आई सी। ये होगी आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब मुझे यहाँ पे निकालना है बीटा। बीटा क्या होता है, बीटा डीसी और बीटा एसी। तो बीटा डीसी क्या होगा, ये होता है बीटा डीसी इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी। इसका मतलब जो डीसी वैल्यू है, ये ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, आईसी भी क्या होगी, डीसी वैल्यू होगी, और आईबी भी क्या होगी, एक डीसी वैल्यू होगी। और बीटा एसी क्या होता है, बीटा एसी अगर मैं बात करूं तो डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी। डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी मतलब चेंज कितना हो रहा है, डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी। तो बेसिकली बीटा डीसी और बीटा एसी सेम होते हैं। आपको कई बार थोड़ा सा डिफरेंशिएट मिलेगा, वैसे आज तक कभी गेट के क्वेश्चन में तो नहीं आया है। इसको हम जो जो बीजेटी की आपकी स्पेसिफिकेशन होती है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एच एफ ई, कैपिटल एफ ई, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एफ ई। जो आप स्पेसिफिकेशन देखो, जब भी आप बीजेटी लेने आते हो तो आपको स्पेसिफिकेशन मिलती है, तो वहां पे कैपिटल एफ ई जहां पे लिखा होगा एच एफ ई, वो होगा बीटा डीसी की वैल्यू, ये होगी बीटा डीसी की वैल्यू, और ये होगी बीटा एसी की वैल्यू। बेसिकली दोनों थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर सिर्फ बीटा की वैल्यू दी गई है आपको क्वेश्चन में, तो आप तो ये मान के चलोगे बीटा डीसी और बीटा एसी सेम है। इसका मतलब बीटा और स्मॉल एच एफ ई दोनों वैल्यू सेम है, आप सेम वैल्यू लेके चलोगे। वैसे गेट के क्वेश्चन में कभी आज तक आया नहीं है ऐसा। अगर आ जाए कि बीटा डीसी अलग दे दे और बीटा एसी अलग दे दे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको जब डीसी एनालिसिस करोगे तब आपको बीटा डीसी यूज करना है, और जब आप एसी एनालिसिस करोगे तब आपको बीटा एसी यूज करना है। तो जनरली आपको कभी दो बीटा की वैल्यू नहीं दी जाएंगी, एक ही बीटा दिया जाएगा, बीटा की वैल्यू 100 है। इसका मतलब यही हो जाएगा कि बीटा एसी और बीटा डीसी दोनों क्या है, सेम है, आपको दोनों सेम लेके चलना है। अगर वो अलग अलग दे दे तो फिर आपको अलग अलग यूज करना है। दोनों की वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जब आप इसकी न्यूमेरिकल करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि बीटा डीसी और बीटा एसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। अगर एक की वैल्यू 100 आएगी तो हो सकता है दूसरे की वैल्यू 105 आ जाए, 106 आ जाए, बट ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, बीटा डीसी क्या है, बीटा एसी क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, इसका एक्टिव रीजन क्या है, इसका कट ऑफ रीजन क्या है। तो बीटा एसी क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका करंट गेन। करंट गेन ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है, बीटा इक्वल टू होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अगर मैं अल्फा इक्वल टू लिखूं तो लिखूंगा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये रिलेशन होता है अल्फा और बीटा में। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि कॉमन इमीटर कैसे बनेगी, कब आपका सैचुरेशन होगा, कब एक्टिव होगा, कब कट ऑफ होगा। तो अगली क्लास में अब हम पढ़ेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या होगा, कि हमें कैसे जानना है कि अगर आपको एक बीजेटी का बाइसिंग दी गई है, बाइसिंग लगा के रखी है, उसमें डीसी वोल्टेज लगा के रखा है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये सैचुरेशन रीजन में है या कट ऑफ रीजन में या फिर एक्टिव रीजन में। क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जब हम एम्पलीफायर पढ़ेंगे तो हमें ऐसी बाइसिंग करनी होती है ताकि अपना बीजेटी किस में काम करे, एक्टिव रीजन में काम करे। अगर एक्टिव रीजन में काम नहीं करेगा तो बीजेटी कभी भी एज ए एम्पलीफायर काम नहीं कर सकता है। तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। इफ यू रियली लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं आज डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लो, वहां से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो अगली क्लास में पढ़ते हैं इसका प्रोसीजर। थैंक यू।